ओके, ये टॉपिक देखिए हमारा डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट एंड एसी जोसेफ्सन इफेक्ट और इनकी टनलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जोसेफ्सन सुपर कंडक्टर टनलिंग जो है उसकी डेफिनेशन फर्स्ट वी विल स्टडी। तो यहाँ पे देखिए ये होती क्या है। द टनलिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हमने देख लिया कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जब हमारा एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं बल्कि पेयर्स में होते हैं, कॉल्ड कूपर पेयर्स। तो जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी टनलिंग होती है फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर थ्रू अ लेयर ऑफ एन इंसुलेटर इनटू अनदर सुपर कंडक्टर. Such a junction is called a weak link. The effects of the pair tunneling include DC Josephson effect and AC Josephson. हो क्या रहा है हमारे पास में, मतलब हमें एक सुपर कंडक्टर लेना है, बीच में एक बहुत पतली सी इंसुलेटिंग लेयर लगानी है, दूसरे साइड में हमारे पास फिर से हमें सुपर कंडक्टर लेना है, यानी ये भी सुपर कंडक्टर हो गया और ये भी सुपर कंडक्टर हो गया। सो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, पेयर्स का मतलब दो कूपर पेयर जो होते हैं, उनकी इस लेयर के थ्रू टनलिंग होने लग जाती है। टनल के थ्रू बेसिकली वो एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स का या कूपर पेयर्स का ये इस तरह से फ्लो होता है तो वहां पर हमें करंट देखने को मिलती है। सो हमने कोई बाहर से पोटेंशियल नहीं लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, फिर भी हमें करंट देखने को मिल रही है। सो अ डीसी करंट फ्लोज across the junction in the absence of any electric or magnetic field. So when we don't apply any external electric field or any magnetic field, still we get current through this junction. Then this effect is called DC Josephson effect. एसी जोसेफसन में क्या होता है कि सिचुएशन सेम रहेगी लेकिन हम बाहर से भी एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी ए डीसी वोल्टेज. सो व्हेन वी अप्लाई डीसी वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इट कॉजेज रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट ऑसिलेशन अक्रॉस द जंक्शन. तो इस बार जो हमें इस बार इससे पहले जो करंट मिली थी वो डीसी करंट मिली थी जब हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया था. अब जब हम एक डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो जो करंट हमें मिलेगी वो एसी करंट होगी और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी हम पता करेंगे. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एसी जोसेफसन इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं डीसी जोसेफसन इफेक्ट के बारे में, इसका डेरिवेशन करेंगे. तो इस कंडीशन में हमारे पास मान लीजिए लेट साई वन बी द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन वन साइड ऑफ द जंक्शन. साई वन हमारे पास में मैं सिर्फ यहाँ पर जंक्शन बना रही हूँ, ठीक है. ये इंसुलेटर है, हमारे पास जंक्शन है, इसके एक साइड में हमारे पास सुपर कंडक्टर 1 है और इधर हमारे पास सुपर कंडक्टर 2 है. सो जंक्शन के एक साइड में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कूपर पेयर्स का साई वन, यानी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, और उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है हमारे पास साई टू दूसरे साइड में. एंड लेट साई टू बी द एम्पलीट्यूड ऑन द अदर साइड. फॉर सिंप्लिसिटी लेट बोथ द सुपर कंडक्टर्स बी आइडेंटिकल. मान लीजिए दोनों साइड में जो हमने सुपर कंडक्टर लिए हैं वो सेम मटेरियल के हैं. फॉर द प्रेजेंट वी सपोज दैट दे आर बोथ एट जीरो पोटेंशियल, और हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है. सो हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बीएससी के अंदर, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू एच साई. ये श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होती है. ये अगर अप्लाई करते हैं हम दोनों साइड में तो हमें क्या मिलेगा. सबसे पहले देखो हमारे पास में एलएचएस लिखा है मैंने साई वन के लिए. सो आयोटा एच क्रॉस डेल साई वन अपॉन डेल टी एंड दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस टी साई टू. और यही चीज अगर अपन दूसरे साइड के लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साई टू आएगा, बट दैट विल बी इक्वल टू एच क्रॉस कैपिटल टी साई वन. अब कैपिटल टी यहाँ पे क्या है बताते हैं. देखो एच क्रॉस टी रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर कपलिंग और ट्रांसफर इंटरेक्शन अक्रॉस द इंसुलेटर. टी हैज द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी. देखो दोनों साइड में डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं आयोटा एच, यहाँ पे एच क्रॉस है तो इधर भी हमारे पास एच क्रॉस बैलेंस हो जाएगा, और इधर ऊपर साई वन है तो वो साई और साई दोनों वेव फंक्शन हमारे पास सेम आ जाएगा. पर यहाँ पर नीचे टाइम का टर्म है तो राइट हैंड साइड में टाइम का टर्म नहीं होने की वजह से कैपिटल टी हमने यहाँ पे लिखा है और उसकी डायमेंशन होगी 1 अपॉन टाइम की. सो दैट डायमेंशन वाइज ये इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाए हमारे पास में. और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी साथ में देख लेते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या बताएगा. इट इज अ मेजर ऑफ द लीकेज ऑफ साई वन इनटू द रीजन टू. ये जो टी है वो साई वन का साई टू के रीजन में लीकेज जो है उसको रिप्रेजेंट कर. व्हाट डज इट मीन. देखो अगर आप बाकी सारे टर्म को छोड़ दो तो यहाँ पर ये देखो कि डेल साई वन अपॉन डेल टी
आपका प्रोपोर्शनल आ रहा है साई टू के। तो यहाँ पर अगर इंसुलेटिंग लेयर ये है और सुपर कंडक्टिंग ये SC1 है और ये SC2 है, यहाँ पर अगर डेल साई वन बाई डेल टी आपको क्या बता रहा है कि टाइम के साथ साई वन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा कि जितनी ज्यादा ये रेट होगी उतना ही ज्यादा साई टू होगा, क्योंकि साई वन में जो चेंज होगा, साई वन के अंदर चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज होना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, टनलिंग के थ्रू सेकेंड सुपर कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो जितना यहाँ पर चेंज होगा उतना ही साई टू की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए डेल साई वन बाई डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट superconductor that will be proportional to electron concentration in second superconductor. So I hope ये आपको समझ में आ गया है। इसलिए जो कैपिटल T है वो क्या बता रहा है, साई वन वाले रीजन से इलेक्ट्रॉन का साई टू वाले रीजन में लीकेज को। सो इट इज अ मेजर ऑफ द लीकेज ऑफ साई वन। साई वन का लीकेज हो रहा है टाइम के साथ में, और वो किसके इक्वल आएगा, रीजन टू में, क्योंकि साई टू इंक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो साई वन में काउंट होगा, लेकिन अगर वो टनल करके राइट हैंड साइड में चला गया तो अब वो साई टू की वैल्यू में काउंट होगा, साई वन वाले रीजन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो पेयर तो आइडेंटिकल है। सिमिलरली यहाँ पर यही साई टू सेकेंड रीजन में, सेकेंड वाली इक्वेशन में उल्टा होगा। साई टू में जो चेंज आएगा वो सारा का सारा किस में जा रहा है, साई वन वाले रीजन में जा रहा है। ठीक है। नाउ इफ द इंसुलेटर इज वेरी थिक, अगर इंसुलेटर की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक होती है तो ये T जीरो होता है, और उस कंडीशन में कोई भी टनलिंग नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, साई वन और साई टू का कुछ सॉल्यूशन मान के चलेंगे और देखेंगे कि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। सर लेट साई वन बेसिकली एक वेव फंक्शन होता है, और वेव फंक्शन के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने देखा है कि एक एम्पलीट्यूड का पार्ट होता है और एक फेज का पार्ट होता है। हमने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए बाद में पता चल जाएगा आपको, साई वन जो है वो हमने माना है रूट ऑफ N1 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा वन फेज है, और ये रूट N1 एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साई टू जो है वो हम मान लेते हैं रूट ऑफ N2 ई रेस टू पावर आयोटा थीटा टू। तो साई वन हमारे पास हो गया और साई टू हमारे पास हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, डेल साई वन अपॉन डेल टी चाहिए। तो हम डेल साई वन अपॉन डेल टी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से डेल साई वन अपॉन डेल टी कैलकुलेट करते हैं, तो देखो सबसे पहले N1 का डिफरेंशिएशन होगा, तब एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, फिर एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तब N1 कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले N1 वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। और जब N1 वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया है तो N1 के रेस्पेक्ट में किया था, जबकि करना किसके रेस्पेक्ट में था, T1 के रेस्पेक्ट, T के रेस्पेक्ट में करना था, इसलिए हमें N1 का T के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। हमारे पास डेल साई वन अपॉन डेल टी जो है दैट इज डेल बाय डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा N1 पावर हाफ ई रेस टू पावर आई थीटा वन। ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। मैं फर्स्ट फंक्शन का करती हूँ, करना किसके रेस्पेक्ट में है, T के रेस्पेक्ट में है। हम पहले N1 का N1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो NX की पावर N-1 होता है, तो N एक्स की पावर N-1, और साथ में क्या होगा, डेल N1 अपॉन डेल टी, उस टाइम पे सेकेंड फंक्शन एज इट इज होगा। तो ये फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है। सेकेंड टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में हमारे पास में हो जाएगा, सेकेंड टर्म में हम देखो क्या करना पड़ेगा, प्लस N1 की पावर हाफ एज इट इज आएगा, और ई रेस टू पावर आयोटा थीटा करना पड़ेगा। ई रेस टू पावर आयोटा थीटा वन का एज इट इज कर लेते हैं, और आयोटा थीटा वन का करना पड़ेगा। दैट विल बी आयोटा डेल थीटा वन अपॉन डेल टी, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो N1 की पावर हाफ है और ई रेस टू पावर आई थीटा वन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा साई वन है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/2 N1 1/2 माइनस 1 डेल N1 अपॉन डेल टी, एंड यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू पावर आई थीटा वन प्लस साई वन, और साथ में आयोटा है, बाहर कर लो इसको, डेल थीटा वन अपॉन डेल टी। लेट मी शो यू कि आपको ये चीज मिल रही है। यस, यही चीज हमें यहाँ पे मिल रही है, और ये चीज किसके इक्वल आनी चाहिए हमारे पास में यहाँ पे, आप ध्यान से देख लीजिए, ये चीज किसके इक्वल आनी चाहिए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि डेल साई बाय डेल टी की वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है। अब इस इक्वेशन से यहाँ पे देखो, डेल साई वन बाई डेल टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा,
और ऑलरेडी टी है और कितना हो जाएगा साई टू। सो डेल साई वन अपॉन डेल टी की वैल्यू तो अपन ने निकालनी है यहाँ पे, इसको किसके इक्वेट करना है, माइनस आयोटा टी साई टू, तो माइनस आयोटा टी साई टू। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन में जो चीज मैंने की है फर्स्ट इक्वेशन में वही सेकंड वाली से करेंगे तो इक्वेशन नंबर 40 आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 39 बाय दिस एक्सप्रेशन। पूरी इक्वेशन 39 को हमें मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 39 के अंदर ये वाला से लेके यहाँ तक की इक्वेशन ले लो, ठीक है, और इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। रूट ऑफ n1 ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन। अब आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, आप क्या कर लेना, मुझे ही करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ n1 की पावर माइनस हाफ है, यहाँ n1 की पावर प्लस हाफ है, सो n1 की पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ई रेस टू पावर आई थीटा वन है, ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल n1 अपॉन डेल टी, ये तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, प्लस आयोटा साई वन डेल थीटा वन अपॉन डेल टी ऑलरेडी वहां पे है, और रूट n1 ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन हमें मल्टीप्लाई करना है, और माइनस आई टी साई टू रूट n1 ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन, ये हमें मिलेगा, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लेट्स सी। साई टू की वैल्यू पुट करते हैं और साई वन की भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, साई वन साई टू की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है ये तो हमारे पास एज इट इज यहाँ मिल गया, ठीक है। मैं सेकंड को सॉल्व कर लेती हूँ, सेकंड के अंदर सेकंड को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। आयोटा ऑलरेडी है, साई वन की वैल्यू पुट करते हैं, रूट n1 ई रेस टू पावर, साई वन में हमारे पास प्लस में ही था ना, हाँ प्लस में आई थीटा था, प्लस आई थीटा वन, ये तो यहाँ पे मैंने साई वन की वैल्यू पुट कर ली है और आयोटा लिख लिया है, साथ में क्या है फिर डेल थीटा वन अपॉन डेल टी है, ये भी लिख लिया। उसके बाद रूट n1, इसका मतलब वापस रूट n1 हमारे पास आ जाएगा, और ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन, ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, n1 और n1 रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, आयोटा n1 डेल थीटा वन अपॉन डेल टी, ये मिल रहा है हमें, ये देखो वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब हमें थर्ड टर्म करना है, तो थर्ड टर्म के अंदर केवल साई टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट ऑफ n2 ई रेस टू पावर आई थीटा टू, करेक्ट। सो हमारे पास जो भी है देखो रूट n2 है और रूट n1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा n1 n2 और रूट आ जाएगा, माइनस आयोटा टी है तो माइनस आयोटा टी आ जाएगा, और ई रेस टू पावर आयोटा थीटा टू है और ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा वन है, सो आयोटा कॉमन आ जाएगा और थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाएगा। इस टर्म को अगर डेल्टा लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा ई रेस टू पावर आई डेल्टा, जहां पर डेल्टा क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन। सो इक्वेशन नंबर 41 मैंने आपको सॉल्व करके बता दी। सिमिलरली वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 40 बाय दिस टर्म, तो ये अब आप करना, इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इक्वेशन नंबर 42 हमें मिल जाएगा। नाउ वी विल इक्वेट, हमें 41 और 42 के अंदर 41 वाले में मैं कर दूंगी, 42 वाले में आप करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना है। सो सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो है इसमें हमारे पास में इसको एक्सपांड करेंगे, सो माइनस आयोटा टी रूट ऑफ n1 n2, ई की पावर आई डेल्टा है, सो कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो फर्स्ट टर्म में मिलेगा माइनस आई टी रूट n1 n2 कॉस डेल्टा, और सेकेंड टर्म में आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में हमारे पास हो जाएगा टी रूट n1 n2 साइन डेल्टा। तो साइन वाला टर्म जो है वो रियल हो जाएगा और कॉस वाला टर्म हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा है। सो हम इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले मैं 41 की इक्वल करती हूँ। सो 41 में रियल पार्ट इधर क्या है हमारे पास में 1/2 डेल n1 अपॉन डेल टी, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास, ये है, दैट इज इक्वल्स टू टी रूट ऑफ n1 n2 साइन डेल्टा। इस 2 को इधर लेके चले जाओ, सो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। एंड सिमिलरली सेकेंड 42 से रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, 42 से रियल पार्ट को आप इक्वल करना, सो 42 से ये वाली इक्वेशन आपको 42 से मिलेगी रियल पार्ट, मतलब ये भी रियल पार्ट है, इक्वेट किया है, रियल पार्ट इक्वेट किया है लेकिन 41 का, और ये रियल पार्ट इक्वेट किया है हमारे पास 42 का।
इमेजिनरी पार्ट इक्वल करते हैं। इमेजिनरी इधर क्या है, यहाँ पे देखो, ओके, हाँ, इधर देख लेना आप, इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर लेना। इधर हमारे पास कॉस वाला टर्म है, देखो ये कॉस वाला टर्म है, बट इधर n1 है और इधर रूट n1 है, तो एक n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट 41 से ये मिल जाएगा, चेक कर लेना आप, इजी कैलकुलेशन है, और 42 से ये मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट। नाउ इफ n1 इक्वल टू n2, तो हमें क्या मिलेगा, n1 इक्वल टू n2 हम अप्लाई करते हैं हमारे 43 और 44 में। सो जब n1 इक्वल टू n2 है फॉर आइडेंटिकल सुपर कंडक्टर, आइडेंटिकल सुपर कंडक्टर मतलब दोनों साइड में हमारे पास में सुपर कंडक्टर जब सेम लेते हैं तो n1 और n2 इक्वल होते हैं, तो इक्वेशन नंबर 44 से हमें क्या मिलेगा, n1 n2 है तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी ना, n1 n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। सो इधर क्या मिल रहा है, माइनस टी एंड कोस डेल्टा, और इधर भी माइनस टी और कॉस डेल्टा। सो हमें मिल रहा है डेल थीटा वन बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल थीटा टू, ये रिजल्ट मिल रहा है, करेक्ट। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो हमें ये मिल जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एंड फ्रॉम 43 वी कैन सी कि डेल एन बाई डेल टी जो आ रहा है ये इस टर्म के इक्वल आ रहा है, और डेल एन टू बाई डेल टी सेम टर्म आ रहा है बट विथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो डेल एन टू बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का डेल एन अपॉन डेल टी। अब हमें पता है एन टू और एन वन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है करंट फ्लो को, ध्यान रखना, N2 और N1 जो है वो करंट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि साई1 जो था वो था रूट ऑफ N1 ई रेस टू पावर आई थी, तो ये तो फेज था, करेक्ट, ये एम्पलीट्यूड था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का, और ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था, ये प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। तो यानी कि जो n1 है वो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करेगा, सो इट रिप्रेजेंट्स द करंट फ्लो, मतलब चार्ज की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट फ्लो फ्रॉम 1 to 2 इज प्रोपोर्शनल, जो करंट होता है वो डेल n2 बाई डेल टी के प्रोपोर्शनल है 1 to 2, और 2 to 1 होगा वो डेल n1 अपॉन डेल टी के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा, सो फ्रॉम 43 से हमें ये पता चलता है कि जो करंट है ऑफ सुपर कंडक्टर पेयर्स अक्रॉस द जंक्शन डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस। अब फ्रॉम 43 से ही कैसे पता चला, 43 में आप देख लीजिए कि अगर हम जंक्शन 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 की तरफ करंट देखें तो वो कौन है, डेल n2 बाई डेल टी, या फिर माइनस का डेल n1 अपॉन डेल टी। तो यहां से आप देख लो डेल n2 बाई डेल टी या फिर डेल n1 बाई डेल टी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में साइन डेल्टा के। अब जो करंट है, करंट जो करंट डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के प्रोपोर्शनल होती है, और करंट फ्लो हमारा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डेल एन अपॉन डेल टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, साइन डेल्टा के। इसका मतलब J इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, सो J इज इक्वल टू J नॉट साइन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, थीटा टू माइनस थीटा वन, ये आ गया। सो हमें अब J क्या है, करंट, इसका मतलब हमें करंट मिल रही है ना, सो J नॉट इज प्रोपोर्शनल जो भी है, सो करंट J नॉट इज द मैक्सिमम करंट। ये मैक्सिमम करंट इसलिए क्योंकि साइन डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, तो तब हमें करंट कितनी मिलेगी, करंट डेंसिटी J नॉट। सो हमने देखा कि हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, फिर भी रिजल्ट नंबर 47 में हमें करंट डेंसिटी मिल रही है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड। और ये यहाँ हमारे पास में क्योंकि फेज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डीसी करंट है, ये जो हमें मिला है, क्योंकि थीटा टू और थीटा वन कांस्टेंट है, तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो जे नॉट और माइनस जे नॉट जो है उसकी पीक डिफरेंस होगी, फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, सो एसी करंट नहीं है, डीसी करंट है, दिस इज डीसी जोसेफसन इफेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसी जोसेफसन इफेक्ट में। एसी में अपन क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे बाहर से, सो लेट अ डीसी वोल्टेज कैपिटल वी इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वी कैन डू दिस बिकॉज द जंक्शन इज एन इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सपीरियंसेस अ पोटेंशियल। जब हम वी पोटेंशियल लगाते हैं तो क्यू चार्ज के पास में कितनी एनर्जी आती है, क्यू वी। सुपर कंडक्टिंग केस में हमने देखा कि क्यू जो होता है वो कूपर पेयर होता है, तो इसका चार्ज कितना होता है, 2e, तो इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसका मतलब जैसे ही हमारी इंसुलेटिंग लेयर को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाना चाहिए, 2ev का। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ये इमेजिन करेंगे कि मान लीजिए एक साइड में है पोटेंशियल डिफरेंस ev और दूसरे साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस ev, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ev माइनस ऑफ माइनस ev, दैट इज इक्वल्स टू 2ev। सो वन साइड पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ev और अदर साइड पोटेंशियल पेयर की है ev। तो हमारे पास वापस हमें सेम इक्वेशन लिखना है, पहले हमारा एक्सप्रेशन श्रोडिंगर इक्वेशन का सिर्फ इतना सा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट।
तो एक साइड में हमारे पास में मान लीजिए माइनस का E1 है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ जाएगा, बिकॉज यू नो एच साई के अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल के साथ में वी साई मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास एनर्जी कितनी है माइनस का EV और वो साई वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेकेंड टर्म में हमारे पास में सेम ये इक्वेशन पहले भी मिली थी डीसी वाले में, इस बार मल्टीप्लाई होगा प्लस का EV साई टू। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बिकॉज एक साइड में एनर्जी माइनस EV है और एक साइड में एनर्जी प्लस का EV है। वी प्रोसीड एज अबव इन प्लेस। अब ये इक्वेशन सेम टू सेम डेरिवेशन जो आपने डीसी में किया है, 41 जो इक्वेशन है बिल्कुल वैसा का वैसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगी क्योंकि डीसी जोसेफसन के अंदर ऑलरेडी अपन कर चुके हैं सारा डेरिवेशन, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एक तो पार्ट, और थीटा 1 वाला ये आएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास में 42, ये तो मैं 41 से मिलेगा, सिमिलरली 42 से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये सब आपको करना है क्योंकि डीसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने N1 N2 को इक्वल किया था, तो N1 N2 को इस बार जब अपन इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखिए कि ये वाला टर्म हट जाएगा, क्योंकि N1 N2 सॉरी हटेगा तो नहीं, डेल थीटा 1 बाई डेल टी जो है ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 51 से एंड 54 से अगर N1 N2 को इक्वल करें तो ये हमारा देखो एक बार 51 जो है, दिस इज 51, यहाँ डेल थीटा 1 बाई डेल टी की वैल्यू है, और 54 ये हमारे पास 54 है, वेयर वी हैव डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी। आपको क्या करना है, माइनस करना है इक्वेशन नंबर 54 में से इक्वेशन नंबर 51 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए क्योंकि N1 इज इक्वल्स टू N2 है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये टर्म है पॉजिटिव साइन के साथ में और ये टर्म है नेगेटिव साइन के साथ में, सो दिस माइनस दिस करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। सो हमें मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस, मतलब हमने इसमें से ये माइनस किया था, सॉरी, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, -2EV अपॉन एच क्रॉस आ रहा है, करेक्ट। एंड हमारे पास में यहाँ पे वी सी बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 55 को इंटीग्रेट करेंगे अगर अपन, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या मिलेगा, सो डेल थीटा 2 माइनस थीटा 1 को एक साइड रखेंगे इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको ले लेते हैं क्योंकि इसको ले लेते हैं इस इक्वेशन को, सो मैं वापस लिख लेती हूँ इस इक्वेशन को। हमें मिला है डेल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -2EV अपॉन एच क्रॉस, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। सो डेल डेल्टा को साइड में रखते हैं एंड -2EV अपॉन एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है और इधर आ जाएगा हमारे पास टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं हमारे पास फेज डिफरेंस जो है उसकी लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से लेके टी तक पुट कर लेते हैं, करेक्ट। टाइम की लिमिट जो 0 से टी पुट कर लेते हैं, तो जब 0 है तो मान लीजिए फेज है डेल्टा 0 और जब टी है तो फेज है डेल्टा टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें मिलेगा डेल्टा टी माइनस डेल्टा 0 इज इक्वल्स टू -2EV टी अपॉन एच क्रॉस, ये मिल जाएगा हमें। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यस। सो डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी डेल्टा 0 -2EV टी अपॉन एच क्रॉस, और हमने डीसी जोसेफसन में देखा था J इज इक्वल्स टू होता है J0 साइन डेल्टा, बट इस बार डेल्टा टी का फंक्शन है तो टी आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, साइन यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 0 -2EV टी अपॉन एच क्रॉस। सो एज यू कैन सी इसको कंपेयर करेंगे इस टर्म से, J0 साइन सम कांस्टेंट फेज डिफरेंस मान लीजिए थीटा है, थीटा माइनस ओमेगा टी, तो हमारे पास में इस बार जो करंट मिल रही है वो टाइम का फंक्शन है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दोनों को कंपेयर करो, सो ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 2EV अपॉन एच क्रॉस, इस फ्रीक्वेंसी से हमें करंट मिलेगी। सो करंट जो है वो AC मिलेगी क्योंकि साइन का फंक्शन है और ओमेगा है और टी का फंक्शन है, सो दिस इज AC करंट। सो इक्वेशन नंबर 56 देख लीजिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद कंपेयर कर लिया तो 57 हमें मिल गया, और उसके बाद हमारे पास करंट आ गई हमें ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी दिस, एंड दिस इज AC जोसेफसन इफेक्ट, ठीक है। सो ये DC और AC जोसेफसन इफेक्ट हमारे पास है।